अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी आधुनिक भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है। ये उसी क्रम में जो है 14वीं वीडियो है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो द्वैध शासन है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इससे पहली वाली आप वीडियो को जाके देखें, क्योंकि हमने जो सारी वीडियो पढ़ाई हैं वो एक इंटीग्रेटेड करके पढ़ाई हैं। हर वीडियो एक दूसरी वीडियो से कनेक्ट है ताकि आगे वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो द्वैध शासन के ऊपर है, डायआर्की। ठीक है, इसे डायआर्की ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी डायआर्की लिखा जाता है। अब डायआर्की होता क्या है? अब डायआर्की का सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? 1765 टू 1772। ठीक है, 1765 से 72 के बीच में। अब डायआर्की को अगर कह ले हम, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसे डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी दो सरकारें। तो इसका मतलब द्वैध का मतलब होता है दो सरकारें। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो सत्ताएं समानांतर चलती हैं, दो सत्ताएं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे नवाब ऑफ बंगाल था। बंगाल के नवाब के पास जो होता है दो अधिकार होते थे। एक तो उसके पास निजामत राइट होता था, एक दीवानी राइट होता था। ठीक है, एक क्या होता था? निजामत राइट। अब आप पूछेंगे निजामत राइट क्या था? निजामत राइट का मतलब होता है जो सैन्य रख रखाव के लिए, सैन्य खर्चे के लिए, यानी निजामत प्रशासन को जो है संभालने के लिए होता था। एक वो होता था राइट, और एक जो था दीवानी। ये जो दोनों ही शक्तियां थी, ये सारी दोनों ही किसमें निहित थी? नवाब में थी। तो नवाब के पास निजामत राइट और दीवानी राइट दोनों हुआ करते थे। लेकिन जब हम देखेंगे 1765 में, मैंने आपको इससे पहले पैरामाउंसी वाली वीडियो में बताया भी है पूरा कंपनी ने कितने भागों में जो है स्ट्रगल करा है। भारत में जो पहला स्ट्रगल है 1740 से 65 का, कंपनी का समानता के लिए संघर्ष। तो जब वो 1765 में अंत होती है, तो 1765 में अंत होने के बाद ही यहाँ पर क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है। अब इलाहाबाद की संधि का इनका फायदा क्या मिलता है? मैंने डिटेल में पीछे वाली वीडियो में कवर कर रखा है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इलाहाबाद की संधि से इन्हें क्या मिलता है? लैंड रिवेन्यू मिलता है। ठीक है, यानी कि भू राजस्व मिलता है। अब इस ये भू राजस्व, इससे पहले क्या कर देते हैं? ब्रिटेन से सोना ला के बाद में गुड्स यानी वस्तुएं खरीदते थे। लेकिन जब इन्हें यहाँ पर लैंड रिवेन्यू मिल जाता है तो ये उस लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे, और जितना भी जो है खर्च करने के बाद जो इनके पास बचता था ये उसे इन्वेस्ट कर देते थे। ठीक है, क्या कर देते थे? इन्वेस्ट कर देते। इन्वेस्ट किस में करेंगे? तो गुड्स में करेंगे, यानी वस्तुएं खरीद लेते थे, मिर्च, काली मिर्च, मसाले, और उसको जो है एक्सपोर्ट कर देते थे। एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? तो एक्सपोर्ट अपने देश में करेंगे और यूरोप में करेंगे। यूरोप और इंक्लूडिंग ब्रिटेन में। इसका जो है प्रॉफिट दो भागों में बढ़ जाता था। एक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, और एक जो लेती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्हें टैक्सेस के रूप में मिलता था, इन्हें प्रॉफिट के रूप में मिलता था। तो आप देखोगे इसी को जो है दादा भाई नौरोजी ने पकड़ लिया था और धन के निष्कासन की थ्योरी दी थी। तो यहीं से जो 1765 में जो दीवानी राइट्स थे, वो दीवानी राइट्स जो है था मुगल बादशाह जो है किसे ट्रांसफ़र कर देते हैं? क्योंकि 1764 में अवध का नवाब जो था और मुगल बादशाह था, और बंगाल के नवाब थे। ठीक है, कहाँ के? अवध के, बंगाल के और मुगल बादशाह, तीनों लड़के जो है डिफीट हुए थे ब्रिटिश से। तीनों लड़के जो, तीनों ने युद्ध करा था और डिफीट कितने हुए थे? ब्रिटिश से 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर में। उसी के बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत 1765 में मुगल बादशाह जो है इन्हें क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, यानी कि देते हैं। क्या देते हैं? तो लैंड रिवेन्यू इकट्ठा करने की, यानी भू राजस्व एकत्रित करने की। तो किन अगर क्षेत्र में? तो तीन, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर सकती है ब्रिटिश कंपनी? जो है लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करती है, यानी भू राजस्व एकत्रित कर सकती है। उसके पास ये अधिकार हो गया। और निजामत राइट किसको दे दिया गया? नवाब के पास ही बना रहने दिया। ठीक है, निजामत राइट किसके पास ही रहेगा? एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि बीवी किसी और की है और आनंद कोई और ले रहा है। यानी जितना भी प्रशासन का दायित्व, जितनी भी जिम्मेदारी है, वो जो है नवाब के मत्थे में मर दी गई। और जो भी लैंड रिवेन्यू था, जो भी पैसा था, वो सब कौन ले रहा था? ब्रिटिश ले रहे थे, और उसका जो है फ़ायदा उठा रहे थे। और ये जो पूरा प्रोसेस था इसे फॉलो करके पैसा अंदर कमा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है और इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो यही है हमारा द्वैध शासन। आप देखोगे एक तरफ नवाब जो खाली जो है उत्तरदायित्व, यानी खाली जिम्मेदारी जिसके ऊपर हुए, और दूसरी तरफ आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके ऊपर जो है
लैंड रिवेन्यू जो पूरा कर रही है उससे जो है लाभ कमा रही है। तो आप देख रहे हो एक तरफ जो है नवाब भी शासन कर रहा है, दूसरी तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन कर रही है, लेकिन ये केवल नाम मात्र का है और ये जो है वास्तविक है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि एक साथ ही दो सरकारें चल रही हैं। तो इसी व्यवस्था को डायआर्की कहा गया। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक साथ दो सत्ताएं, एक तरफ नवाब भी चल रहा है और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी चल रही है, उसके पास निजामत राइट है, उसके पास दीवानी राइट है, दो समानांतर सत्ताएं शासन करें, ठीक है, शासन कर रही हैं, दोनों ही कर रहे हैं, नवाब भी कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी भी कर रही है। तो शासन करे तो ऐसी स्थिति को द्वैध शासन यानी द्वैध व्यवस्था कही जाती है। आगे जो है हम इसे 1919 के भारत शासित अधिनियम और 1935 के भारत शासित अधिनियम के स्तर पर भी समझेंगे डायआर्की क्या। अब आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डायआर्की में क्या होता है। इधर इन्होंने ट्रांसफ़र करी थी, इधर इन्होंने पावर ट्रांसफ़र करी थी, इसे केवल जो है नाम मात्र का रहने दिया और ये बाद में आप देखोगे मीर जाफ़र मीर कासिम को अपने कठपुतली नवाब के रूप में जो है इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारी अगला टॉपिक है इसी में जो रिलेटेड है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि चेम्सफोर्ड जो है तो बंगाल के थे गवर्नर जनरल और ये जो तो मॉन्टेग्यू उस समय के भारतीय सचिव थे। इसलिए भारत का कभी पूछ लिया जाए भारत शासित अधिनियम को 1919 की जगह अगर ये ना लिख के आया, अगर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो तो सिर्फ एक ही की बात कर रहा है। अब इसमें जो इसके दो सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दे थे, जो सबसे पहला मुद्दा था वो द्वैध शासन, ठीक है। अब भाई इंडिया वाले भाई प्रशासन में भागीदारी तो मांग ही रहे थे, तो उन्हें क्या करा जाता है, प्रांतों के स्तर पर जो है द्वैध शासन आ जाता है, ठीक है। पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन लेके आते हैं। अब द्वैध शासन आने के बाद में जो है अगला जो उसका विवादास्पद मुद्दा रहता है वो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय होता है। अब आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय क्या होता है आप इसे समझ लीजिए। देखो अब मान लीजिए ये जो स्टेट लिस्ट है ये आरक्षित विषय है। अब आरक्षित विषय जो है ये कौन था, ये गवर्नर जनरल के पास थे। अब गवर्नर जनरल ही जो है पार्षदों की सहायता से जो है अपने मतलब कि पार्षदों की सहायता से वो जो है सदस्यों को मनोनीत करता था, चुनता था। कौन करता था, गवर्नर जनरल। तो सारी शक्तियाँ किसके हाथ में थी, गवर्नर जनरल। और जो ये नीचे वाले थे ये इलेक्टेड मेंबर्स होते थे यानी निर्वाचित सदस्य होते थे। इनमें जो है भारत के जो है वो मंत्री ये सब लोग भी आते हैं। मुद्दा इस बात को लेकर था कि जितने भी जो महत्वपूर्ण थे जैसे विभाग था, जैसे कानून का विभाग हो गया, वित्त का विभाग होगा, न्याय का विभाग हो गया, वो तो जो सारे थे वो गवर्नर जनरल के अंडर में दे दिए गए थे। और जो हस्तांतरित विषय थे जैसे कृषि थी, चिकित्सा था, वो इनके अंडर में दे दिए गए थे। अब मुद्दा ये उठ रहा था कि अगर मान लीजिए कोई योजना बनानी है हमें कृषि से संबंधित, या फिर हमें कोई और काम करना है कृषि से संबंधित, कोई स्कीम निकालनी है, तो इनके पास तो बजट ही नहीं है, पैसा नहीं है। और ये जो लोग हैं ये जो है पैसा प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। आरक्षित विषय वाला गवर्नर जनरल जो है वो पैसा प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। तो इस बात को लेकर विवाद बना हुआ था कि आपने हमें विभाग तो दे दिए हैं, लेकिन भाई आपने हमें विभाग तो दे दिए लेकिन उनको वो चलाने के लिए हमारे पास जो है पैसा तो है ही नहीं, हम योजनाएं कहाँ से बनाए, क्या करें। तो इस बात को लेकर जो है इन दोनों में बना था। अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन कब आया था, तो आप भारत शासित अधिनियम 1919 को कहेंगे, ठीक है। इसमें जो है पहली बार भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दी जाती है। अब देखो इसमें क्या मिलेगा, भारत के नेताओं को प्रांतीय स्तर पर जो है प्रशासन में भागीदारी मिलेगी। अब जो है राजनीति का जो है क्या होगा, प्रांतीयकरण हो जाएगा। अब प्रांतीयकरण कैसे होगा, अब जितने भी नेता होंगे, भारत के नेता जो भी होंगे, वो सारे कहाँ पर मुड़ जाएंगे, प्रांतों की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। प्रांतों की तरफ जाने से राजनीति का प्रांतीयकरण हो जाएगा और हिंदू नेता हिंदू बहुल प्रांतों की तरफ जाएगा, ठीक है। हिंदू नेता कहाँ जाएगा, हिंदू बहुल प्रांतों की तरफ। और मुस्लिम नेता जो होगा वो मुस्लिम बहुल प्रांतों की तरफ जाएगा। तो दोनों ही एक जो है ये हिंदू की तरफ मुड़ जाएंगे, यहाँ इसकी तरफ हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो है द्वैध शासन ने भी सांप्रदायिकता में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय राजनीति का सांप्रदायिकरण हुआ 1919 के भारत शासित अधिनियम से। देख लिया आपने ये क्या मुद्दा था। और 1909 में मैंने पृथक निर्वाचन मंडल आपको बताया हुआ है, जिसमें मुसलमानों को जो है सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। अब
पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है, जैसे कैंडिडेट भी मुसलमान होगा और उसको वोट डालने वाले भी मुसलमान ही होंगे। ठीक है, आगे चलकर 1919 में जो है इसकी हमें विस्तार देखने को मिलता है, जो ये है यूरोपियन को भी दे दिया जाता है, ये जो है सिख को भी दे दिया जाता है, एंग्लो इंडियंस को जो है ये दे दिया जाता है पृथक निर्वाचन पत्र का। ठीक है, पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है सिख को, यूरोपियन को, एंग्लो इंडियन को 1919 के शासक अधिनियम से। तो आप देखा आपने कैसे कैसे जो है भारतीय नेता प्रांतीय राजनीति की ओर चले गए और इसने भारत में राजनीति में प्रांतीय सांप्रदायिकरण जो है शुरू किया है। और इससे जो अगला टॉपिक आएगा 1919 का भारत शासित अधिनियम के बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आप समझेंगे तो आप इसमें कुछ बातें हमें जो ध्यान है, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें सबसे पहले तो बर्मा को जो है भारत से पृथक कर दिया गया था। ठीक है, बर्मा को भारत से जो है पृथक करा गया था। ये कई बार यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया, बर्मा को भारत से पृथक किस में, कौन से एक्ट के तहत किया गया? तो 1965 में। इसमें क्या करा गया था? बर्मा को पृथक करने के बाद एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? एक संघ न्यायालय की, ध्यान रखना ये बात भी, एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है सूची भी होती है, आपने देखे होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची 1935 के एक्ट के तहत ही। इसमें जो है केंद्र को जो है कानून बनाने का अधिकार था, दूसरी तरफ प्रांत में प्रांतों को, संवर्ती पर दोनों को ही था बनाने का अधिकार था। तो आपने देख लिया बर्मा को अलग करा गया, संघ न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के तथ्य में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया। दास्ता का अधिकार पत्र इसे कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इस दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। और जिन्ना ने इसे कहा था कि ये पूर्णतः सड़ा हुआ है 1935 के अधिनियम को। तो 1935 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम। अब आप देखेंगे कि बंगाल में 1765 से 1772 तक जो है डायरकी रहती है, द्वैध शासन रहता है, जिसमें हमारे कौन कौन से शासक आएंगे? रॉबर्ट क्लाइव आएगा, ठीक है, वो वेरलेस्ट आएगा, और एक जो है वेरलेस्ट के बाद कार्टियर। ठीक है, 65 से 67, 67 से 69, 69 से 72। जब 72 में वॉरेन हेस्टिंग आएगा तो वो क्या करेगा? वॉरेन हेस्टिंग आके द्वैध शासन को समाप्त करेगा। ठीक है, उसके बाद 1919 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। उसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन आएगा। ठीक है, 1935 तक ये व्यवस्था चलेगी और प्रांतीय भारत में जो होगा राजनीति का संप्रदायीकरण होगा प्रांतों में 1935 के मध्य में। फिर आप देखेंगे 1935 के एक्ट में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। इसमें जो होगा सेंटर में यानी केंद्र में जो है आएगा। ठीक है, केंद्र में जो है आएगा, इसमें आप ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, द्वैध शासन केंद्र में अगर आएगा तो इसमें आएगा द्वैध शासन। ध्यान रखना, बंगाल में 1765 से 72 तक और 1919 से 35 के बीच में प्रांतों में रहेगा। और 1935 के अधिनियम आते ही प्रांतों को जो है स्वायत्त कर दिया जाएगा और जो है केंद्र में जो है द्वैध शासन आ जाएगा। अब एक मुद्दा मैं यहाँ पर और उठाता हूँ कि पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षण क्या है। देखो, पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? अगर कोई समुदाय का व्यक्ति खड़ा है, जैसे कोई मुस्लिम समुदाय का, एससी समुदाय का, एसटी समुदाय का या सिख समुदाय, किसी भी समुदाय का अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको जो है उसी व्यक्ति के लोग वोट डालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई सिख खड़ा है तो उसे सिख ही लोग वोट डालेंगे, अगर हिंदू खड़ा है तो हिंदू ही वोट डालेंगे, मुस्लिम खड़ा है तो मुस्लिम ही वोट डालेंगे। उम्मीदवार भी वही होंगे और वोटर भी वही होंगे। ठीक है, ये तो जो है पृथक निर्वाचन मंडल है। दूसरी तरफ आरक्षण क्या है? आरक्षण में भाई कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, कैंडिडेट कोई भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से हो सकता है, कास्ट से हो सकता है, लेकिन उसके जो वोटर हैं वो पर्टिकुलर कास्ट से नहीं होंगे। वो किसी भी कास्ट वाले, किसी भी कास्ट वाले, धर्म वाले जो है उसे वोट डाल सकते हैं। ये पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षण में अंतर होता है, ये आप ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो इसी
के बाद में हमारा डायरकी की क्लास जो है समाप्त होती है। डायरकी वही है जब एक साथ दो सत्ताएं, यानी एक तरफ बंगाल का नवाब और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, एक निजामत एक डिवाइन हेड चलाता है, दो सत्ताएं समानांतर शासन करती हैं। ऐसी ही शासन व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है। हम प्रांत स्तर पर देखेंगे और फिर जो है केंद्र स्तर पर जो है हमने देखी गई। कोई भी पूछ लिया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो है सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के ऊपर होगी, उसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।